Hello everyone. Today we are going to start with the last part of the chapter which is remaining. That is, we are going to start with lakes, the role which is played by these lakes. Then we will move on to rivers and the role these rivers are playing for the development of Indian economy. Okay. Now this last section, although a general section based on lakes and rivers, might be you have studied this earlier many a times in different subjects with respect to different perspectives, but here while we will study the role of rivers and lakes in Indian economy, we will study it from the perspective that first, we are typically an agrarian based economy, that is, we are 60 to 70% of our population is completely dependent upon agriculture. The reason first which has to be stated due to the importance of rivers and lakes, right. The second reason, हम जब भी एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्पस इरिगेशन का नहीं है, नो, we also have different purposes which are solved with the help of these water problems, right. Like हमारी population continuously grow कर रही है, there has been constant urbanization which has been growing on in our economy, like there has been a shift from people moving from rural areas to urban areas in search of jobs, right. जैसे जैसे urbanization होता जा रहा है वैसे वैसे definitely industrialization भी हो रहा है. Moreover, what is happening is actually जितने natural resources exist करते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो या एनी अदर नेचुरल रिसोर्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेटली लिमिटेड हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है. ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है इसका नुकसान कहाँ झेल रहे हैं हम? इसका नुकसान इन वाटर बॉडीज को झेलना पड़ रहा है. द रीज़न कि इन रिसोर्सेज के ऊपर कॉन्टीन्यूसली इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने का प्रेशर है. मोरओवर, जितनी इंडस्ट्रीज बन रही हैं वो सारी इंडस्ट्रीज एक्चुअली अपना जितना वेस्ट होता है उस वेस्ट को डंप कर रही हैं. तो कहाँ पर डंप हो रहा है? वो सारा अनट्रीटेड जितना भी वेस्ट इकट्ठा हो रहा है वो सारा वेस्ट इन्हीं वाटर बॉडीज में डंप हो रहा है, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्टिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बॉडी में भी किसी ना किसी तरह की वाटर बॉर्न डिजीजेस को ओरिजिन दे रहा है. एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस आर मोर कॉमनली स्प्रेडिंग इन ह्यूमन बींग्स देन it was earlier when there was no as such water pollution. Moreover, रिवर्स और लेक्स का पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए नेचुरल वाटर का, नेचुरल फ्रेश वाटर का, बिकॉज हमारे लिए कंजम्पशन के लिए जो फिट वाटर है विच हैज़ बीन टेस्टेड ट्रायल एंड इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज दिस ओनली. तो हमारे पास ये लिमिटेड सोर्स जो सिर्फ पूरे वाटर का कंप्राइज करता है अप्रॉक्सीमेटली 3%, ये 3% पानी खतरे में है. सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव हम इंडियन इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी में रोल ऑफ रिवर्स एंड लेक्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट mechanism through which it is operated, right. So first we will move on with lakes. जब हमने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेक्स के बारे में, दैट लेक्स आर oxbow lakes which are commonly formed in many of the rivers, right. अब जब ये ऑक्सबो लेक फॉर्म होती है तो इसकी फॉर्मेशन होगी कैसे? हम रिवर के 3 फेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं. तो रिवर का जो सबसे लोअर कोर्स होता है उस लोअर कोर्स में आप इस ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन देख सकते हो. ऑक्सबो लेक ऐसी होगी कि जिसका जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट तो हमेशा इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, हमेशा इरोड होता रहेगा, पर ये जो बीच में आपको ट्रफ बना हुआ दिख रहा है, ये जो ट्रफ है ये हमेशा डिपोजिशन करता है. तो ये डिपोजिशन की वजह से दोनों फीचर्स क्योंकि एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, दैट इज इरोजन एंड डिपोजिशन. तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग लेक्स की फॉर्मेशन जनरली रिवर्स के लोअर कोर्सेस में देखते हैं, ठीक. प्लस ये एक ऐसा गड्ढा है या एक ऐसा डिप्रेशन है जहां पर पानी भरना स्टार्ट होता है फ्रॉम द रिवर इटसेल्फ, राइट. कैसे डिप्रेशन क्रिएट होगा?
डेफिनेट सी बात है कि रिवर के बेड पर सेडिमेंट्स हैं, तरह तरह के सेडिमेंट्स हैं, वैरायटीज ऑफ सेडिमेंट्स हैं। उनमें से कुछ सेडिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो डेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते, कुछ चिकना मटेरियल हो सकता है, कुछ स्लिपरी मटेरियल हो सकता है। तो रिजल्टेंट के फॉर्म में क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये पानी के बहाव से साइड होती जाती हैं, एक तरफ इकट्ठा होती जाएंगी और बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। उस डिप्रेशन में जो पानी भरा रिवर का, दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लेक्स, राइट? So one of the very important purpose that these lakes solve is that these lakes are based on, first, source of fresh water. ठीक, ये फ्रेश वाटर के सोर्स के साथ साथ इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ वाटर। अब लेवल ऑफ वाटर कैसे मेंटेन होगा? लेवल ऑफ वाटर दो तरीके से मेंटेन हो सकता है। जिस टाइम पर फ्लडिंग हो रही है या पानी ज़्यादा है तो उस टाइम पर ये डाइवर्जन की तरीके से एक्ट करे, और जिस टाइम पर फेमीन है या फिर ड्रॉट है उस टाइम पर ये वाटर सप्लाई करने का काम करे। सो इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ वाटर बॉडी टू द होल रीजन, राइट? द थर्ड वन इज it helps in maintaining the aquatic ecosystem of that area, right? It is also an important function which these lakes are performing. There are two kinds of lakes. Either they are natural or the classification can be given that either they are perennial or they are non-perennial. जिनका सोर्स जनरली ग्लेशियर्स के फॉर्म में है या ग्लेशियर से जिनका पानी आ रहा है तो वो तो डेफिनेटली पेरिनियल ही होंगी। द रीज़न दैट इट हैज़ वाटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। बट जिनका सोर्स पेरिनियल नहीं है या जो ग्लेशियर्स से नहीं आ रही, उनका सोर्स मे बी इन अ शॉर्टर वाइल मे ड्राई अप और मे कंटेन लेस वाटर, तो वो जो भी लेक्स होंगी वो नॉन पेरिनियल इन नेचर हो सकती हैं। ठीक, आजकल हम इन लेक्स को आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर रहे हैं टू सपोर्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वो वाली लेक्स मैनमेड कहलाई जाएंगी। और डेफिनेटली जो ये ऑक्सबो लेक्स हैं जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी, ये ऑक्सबो लेक्स इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल लेक्स विच आर बीन फॉर्म्ड, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, आपके पास यहाँ पर लेक्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको लोकेशन पूछी जा सकती है कि कौन सी लेक कहाँ पर लोकेटेड है, एंड माइट बी दैट यू आर सपोज टू मार्क इट ऑल्सो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जिन स्टेट्स में वो मिलती हैं हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे वुलार लेक हो गई और दल लेक हो गई।
जो लेक्स हैं ये जिन स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैप्स इवन। तो वुलार लेक और डल लेक, बाय द वे वुलार लेक को बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लेक भी बोला जाता है, एंड डल लेक दो द स्टेट इज द सेम बट डल लेक इज एक्चुअली सिचुएटेड इन श्रीनगर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इससे मिलता जुलता हुआ, we have the highest and the biggest network of postal service in the world। एशिया में हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है पोस्टल सर्विस का। अब यहाँ ये पोस्टल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये डल लेक जो कि ठंड के टाइम पर फ्रीज हो जाती है विच इज़ इन श्रीनगर, इस लेक में आपको एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा। सो इट इज़ फेमस फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। सो वुलार लेक और डल लेक ये फ्रेश वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। द नेक्स्ट इज सांभर लेक विच इज सिचुएटेड इन राजस्थान। द नेक्स्ट इज चिलिका लेक विच इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। द नेक्स्ट इज भीमतल एंड नैनीताल विच आर सिचुएटेड इन उत्तराखंड, लोकतक in Manipur and Barapani in Meghalaya. These are important states which you need to remember. You may note it down somewhere if you wish to for the reference which can be asked in the map also, right? Moving on further, what is the main problem? चिल्का लेक के बारे में, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, प्लस चिल्का लेक एक लगून की तरीके से भी एक्ट करती है। अगर आप मैप पर ध्यान से देखेंगे, इंडिया के मैप पर, तो उड़ीसा के स्टेट में एक बहुत छोटा सा हम कर्व नोटिस करते हैं। वो जो कर्व है बेसिकली दैट कर्व इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ लगून विच इज नथिंग। लगून का मतलब होता है बेसिकली सी का जहाँ पर ओपनिंग है या जहाँ पर उसका माउथ है दैट एक्ट्स एज अ लगून। तो जो छोटे डिफरेंसेस या छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको तो हम स्पिट्स बोलते हैं और जो लार्जर डिस्टेंसेस हैं उनको हम बार्ड्स के फॉर्म में रेफर करते हैं। सो चिलिका लेक इज ऑल्सो अ लगून लेक। Very important question here, that which is the lagoon lake which is found in India? So your answer should be Chilika Lake which is located in Odisha. Moving on further, we move to the role of rivers which is played by, we have studied mainly two river systems, the Himalayan river system and the peninsular river systems. Rivers का बहुत important function, सबसे पहला 60% population is dependent upon it, definitely for irrigation. It serves the purpose of irrigation. It also serves the purpose of generating hydroelectricity and is used in domestic codes, right? The third purpose that these rivers perform are, it regulates ये किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करने के काम में भी आता है और ये बेसिकली तीन पर्पस में तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा है रिवर का वाटर, डेफिनेटली इरिगेशन। द सेकेंड वन इज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बिल्डिंग अप ऑफ डैम्स। अब जब डैम्स बिल्ड होते हैं तो वो एक तो फ्लडिंग को भी रोक रहे हैं, साथ के साथ जो स्टोर्ड वाटर है उस स्टोर्ड वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। और तीसरा पर्पस कि डोमेस्टिक वर्क में तो डेफिनेटली वो फ्रेश वाटर ही काम में आ रहा है और किसी भी जगह का क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए रिवर्स की
इम्पोर्टेंस है। अब प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं? पोल्यूशन। पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ड्यू टू इंक्रीजिंग urbanization and industrialization, untreated waste is being dumped into the rivers. Moreover, रिवर्स के अंदर जो पोल्यूशन है वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों? जो इंडस्ट्रीज बिल्ड हो रही हैं वो अपना अनट्रीटेड जितना भी सीवेज है, जितना भी वेस्ट है, उसको डंप कर देती हैं वाटर बॉडीज के अंदर। इस डंप होने की वजह से जो वहाँ का एक्वेटिक लाइफ है और जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अफेक्ट आना स्टार्ट होता है एंड विच रिजल्ट्स टू डेफिनेटली डेथ। अब जब ऑर्गेनिजम्स विल डाई, sooner or later you will see a change in the life cycle and it will result in the change of complete food chain. So this is a harmful impact which the rivers are actually facing. तो rivers के जितनी ज़्यादा importance है उतने ही ज़्यादा negative impact भी हम face कर रहे हैं pollution की वजह से। प्लस यहाँ पर unfit water for human consumption is supplied which results in water borne diseases. इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? पोल्यूशंस को कंट्रोल करने का और रिवर्स को क्लीन करने का जो बेस्ट मेथड है, the best method taken out was a program which was launched by the government of India, that is National River Conservation Plan, and one of the major action plan which was initiated by the government was Ganga Action Plan, which was initiated in two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 was shortly discontinued and phase 2 was started in the year 2000, which is implemented in 152 towns of India. So presently it is working for cleaning actually the rivers. There is an interesting fact related to this even. The cleaning of river Ganga is actually a very difficult and tedious task which cannot be achieved singly by the government. लोगों को इसमें मदद करनी पड़ेगी. It also requires the duty of civilians towards the same. अब जब मदद करने की बारी आई तो it requires a huge amount to clean it since it covers a very large distance. We had already studied in the previous class. जितना डिस्टेंस ये कवर करती है वो सब जगह से पोल्यूटेड है, राइट? जितनी जगह पर इसकी क्लीनिंग होनी है तो उसके लिए फंड्स चाहिए थे एंड द फंड्स वर इफेक्टिवली बीन रेज्ड. And one of the major initiatives taken by the government of previous session, the government which was from 2014 to 19, our Prime Minister wore a suit, right? During the inauguration of Swachh Bharat Abhiyan, he wore a suit and his suit was woven with golden thread. Gold के thread से weave किया हुआ था. उस gold के thread वाले suit को auction कराया गया. तो जितना auction से the money that was received with the auction was actually implemented or targeted for cleaning that river Ganga. फंड्स काफ़ी बार रेज हो चुके हैं डेफिनेटली फॉर द क्लीनिंग, बट सिविलियंस की एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली ऐसी हैं दैट इट कैन नॉट बी अ टास्क विच इज डन बाय अ सिंगल मैन, राइट? सो इट रिक्वायर्स एक्शन फ्रॉम बोथ द एंड्स, द सिविलियंस एज वेल एज द गवर्नमेंट. So one of the major plans which was launched by the government was National River Conservation Plan. So with this we end the chapter
and we will continue with the next chapter in the next lecture. Thank you so much.